तो ये तस्वीरें आपने देख ली, नारे आपने सुन लिए, उन नारों में कितनी नफरत भरी हुई थी शेख हसीना की वो भी आपने महसूस कर लिया। और ये नारे कहीं ऐसा नहीं कि कोने कोने छुप के कोई इस तरह की नारेबाजी कर रहा हो। ढाका में आर्मी का ये स्टेडियम है, आर्मी के स्टेडियम में ये म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा था। म्यूजिक को वैसे कहते हैं कि ये प्यार का संदेश देने का जरिया होता है, लेकिन म्यूजिकल कंसर्ट के इस मंच से नफरत का, मौत का, तालिबानी सजा का संदेश यहां पर सरजीत आलम नाम का ये शख्स दे रहा था। और उसके साथ वहां पर मौजूद सब लोग हाँ में हाँ मिला रहे थे कि शेख हसीना को फांसी दो, शेख हसीना को फांसी दो। ये समझना अब आपके लिए जरूरी है कि आखिरकार शेख हसीना के लिए ये जो कट्टरपंथी हैं ये फांसी क्यों चाहते हैं। दरअसल शेख हसीना के रहते ना तो यूनिस की दाल गलने वाली है और ना ही कट्टरपंथियों की चलने वाली है, क्योंकि कट्टरपंथियों के सख्त खिलाफ हमेशा से रही हैं शेख हसीना और अपने लिबरल शासन के लिए, अपने उन्मुक्त शासन के लिए वो जानी जाती है। आपको मालूम है कि अपने शासनकाल में शेख हसीना कई कट्टरपंथियों को जेल भेज चुकी हैं। जमाते इस्लामी को उनके कार्यकाल में बैन किया गया था। जब तक शेख हसीना की सरकार रही, इन जमातियों की हिम्मत नहीं होती थी कि घर से बाहर निकले, जो कि आज मंच पर चढ़कर इस तरीके से कह रहे हैं कि शेख हसीना को फांसी दो। इसीलिए कट्टरपंथियों को शेख हसीना की सत्ता में वापसी का डर है। अगर वो सत्ता में वापसी करती हैं तो विद्रोहियों के खिलाफ शिकंजा कसेंगी। साथ ही कट्टरपंथियों को डर है कि मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना शिकंजा कसती रहेगी और इससे कट्टरपंथियों की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेंगी। ग्रामीण बैंक में घोटालों के गंभीर आरोपों के कारण यूनुस को जेल भी संभव है। और ऐसा नहीं कि पहली बार जेल जाएंगे, 6 महीने जेल में रह भी चुके हैं यूनुस। कई गंभीर आरोप यूनुस के ऊपर लगे थे कि सुधारों के नाम पर वो घोटाले वहां पर कर रहे थे, क्योंकि इसी साल जनवरी में यूनुस को एक कोर्ट ने सजा सुनाई थी और कई मामले मोहम्मद यूनुस, जो कि आज बांग्लादेश के सर्वे सर्वा बने बैठे हैं, उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। 6 महीने की वो सजा काट चुके हैं, जेल में रह चुके हैं। और अब मोहम्मद यूनुस, जमाते इस्लामी और उनसे जुड़े कट्टरपंथियों को ये डर है कि शेख हसीना अगर वापस आ गई, अगर चुनाव हो गए बांग्लादेश में, शेख हसीना ने सत्ता में वापसी कर ली, तो फिर ये कट्टरपंथ, ये रेडिकल इस्लाम, ये जो खूनी इस्लाम है, ये बांग्लादेश में नहीं चल पाएगा। और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से शेख हसीना की सत्ता में वापसी नहीं होनी चाहिए और शेख हसीना को हिंदुस्तान हमें डिपोर्ट कर दे, हमें प्रत्यर्पित कर दे और फिर उसके बाद हम ऐसे जो नारे लगा रहे हैं उनको सच्चाई में तब्दील कर दें। तो बांग्लादेश के इन हालातों को लेकर ही हमने सर्वे किया और उस सर्वे के जो नतीजे सामने आए हैं, उस नतीजों को, सवालों को मैं आपके सामने रखता हूं। हमारे सर्वे का पहला सवाल था कि राहत फतेह अली खान के कॉन्सर्ट में शेख हसीना को फांसी दो के नारे लगाने वाले ये लोग कौन हैं। 43% लोगों ने कहा कि ये जमात के कट्टरपंथी हैं। जमात से मेरा मतलब है जमाते इस्लामी, जो कि एक कट्टरपंथी संगठन है और शेख हसीना के शासनकाल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बैन था। 16% लोगों ने कहा कि ये यूनुस के प्यादे हैं, यानी कि यूनुस के जो लेफ्ट राइट रहते हैं, ये वो लोग हैं जो शेख हसीना को फांसी दो के नारे लगा रहे हैं। 26% लोगों ने कहा कि ये विद्रोही छात्र गुट हैं, क्योंकि इन्हीं विद्रोही छात्र गुटों की मदद से ही शेख हसीना की जो सरकार है उसका तख्ता पलट किया था मोहम्मद यूनुस ने। और 15% लोगों ने इस पर अपना कोई भी जवाब नहीं दिया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें मोटे तौर पर, तो ये आपको समझ में आएगा कि मोहम्मद यूनुस, उनके आसपास रहने वाले लोग, उनके सलाहकार और उनके जमाते इस्लामी के जो प्यारे प्यादे हैं, वो चाहते हैं कि शेख हसीना को भारत से यहाँ लाया जाए, बांग्लादेश लाया जाए और उन्हें फांसी की सजा दे दी जाए। अगला सर्वे का सवाल था कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के पीछे यूनुस सरकार की मंशा क्या है। 27% लोगों ने कहा कि वो जेल भेजेंगे। 36% लोगों ने कहा कि शेख हसीना जैसे ही बांग्लादेश जाएंगी, उन्हें प्रत्यर्पित अगर कर दिया गया, उनको डिपोर्ट कर दिया गया, तो वहां पर उन्हें फांसी पर लटका देंगे। 30% लोगों ने कहा कि उन्हें नजरबंद करेंगे और फिर तरह तरह की यातनाएं देंगे, जबकि 7% लोगों ने इस पर अपना कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। तो पहले दोनों सवालों के जवाबों का जो नतीजा है वो ये निकलकर सामने आ रहा है कि शेख हसीना अगर बांग्लादेश चली गई, उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया, उन्हें मोहम्मद यूनुस के पास भेज दिया गया, तो फिर शेख हसीना की जान की, उनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। और यही बात शेख हसीना के बेटे भी कह चुके हैं कि मेरी माँ अगर वहाँ जाएंगी, उन्हें डिपोर्ट किया जाता, तो फिर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ और फिर अपने जो दोनों सवालों के जवाब मुझे पब्लिक से मिले हैं, इस पर सभी मेहमानों के मैं रिएक्शन देता हूँ। मेरे साथ KH काशिफ मीर साहब हैं, जो कि पाकिस्तान से इस वक्त साथ में हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। सर, स्वागत है आपका। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच, जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के, वो भी इस वक्त साथ में हैं। कटोच सर, स्वागत है आपका। योगेश कुमार सोनी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर आपका भी स्वागत है। और गार्गी नंदी रॉय, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी गार्गी जी बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले जनरल साहब मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। अब मांग की गई है बांग्लादेश की तरफ से कि भाई शेख हसीना को भेज दीजिए, वो हमारी गुनहगार हैं, बांग्लादेश अपने कानून के तहत उन पर केस चलाना चाहता है। ये सिर्फ केस चलाने की मंशा है या फिर जो ये नारे लग रहे थे खुलेआम ढाका के आर्मी स्टेडियम में, शेख हसीना को फांसी दो फांसी दो, अगर वहां पहुंच गई शेख हसीना तो फिर यही सुलूक होगा उनके साथ, फांसी पर लटका देंगे। और मुझे लगता है कि कहीं तालिबानी फांसी ना हो जाए जैसा कि इराक में सद्दाम हुसैन के साथ हो गया था। रोहित जी धन्यवाद सर देखिए, जहां तक मेरा अपना ख्याल है, जो मेरा अपना सोच विचार है, भारत को किसी भी हालत में शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले नहीं कर देना है, जी किसी भी हालत में। जी क्योंकि मुझे तो कोई शक नहीं है, जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश में पहुंचेगी उसका वो खून कर देंगे। तो इसमें दो चीजें हैं जो मैं अपनी टिप्पणी में कहना चाहता हूं। सर। देखिए, जब 1971 की लड़ाई जब हुई जी तब उस समय पर ये बेशक के मुक्ति बाहिनी और भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ी, लेकिन बांग्लादेश के अंदर दो किस्म की ताकतें थी। एक तो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी जिसमें मुक्ति बाहिनी और बाकी सब लोग, जो जनता थी वो आ गई थी, और जो भारतीय सेना के साथ थे, पाकिस्तान आर्मी के विरुद्ध लड़ रहे थे। और दूसरी थी ये इस्लामी ताकतें जो चाहती थी कि इस्लामिक स्टेट बने। उसमें जमात इस्लाम इसके अंदर शामिल था और रजाकार भी शामिल थे। उस समय पर इस जमात इस्लाम और रजाकार की हार हुई और नियाजी को सरेंडर देना पड़ा। लेकिन 53 इयर्स के बाद, 53 सालों के बाद मुझे लगता है पासा पलट गया है। इस समय पर जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है बांग्लादेश में, उनकी हार हुई है, और ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी इस्लामिक फोर्सेस जो हैं, जो चाहते हैं कि बांग्लादेश में शरिया ला दिया जाए, उनकी जीत हुई है। तो ये जो भी ड्रामा कर रहे हैं कि ये यूनुस साहब ने कुछ इतने बड़े आदमी है इसलिए उनको लाया गया। यूनुस जो है वो अमेरिका का एक पॉन है। क्लिंटन के साथ उनकी, डेमोक्रेट्स के साथ बहुत दोस्ती थी। अभी आप देखिए, अगले महीने 20 जनवरी को रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी ट्रंप के नीचे, और देखना कैसे किस प्रकार से फिर से पलटवार हो सकता है। तो ये जो लड़ाई जो है, ये बांग्लादेश की अंदरूनी लड़ाई है इस समय पर जो चल रही है। नेशनलिस्ट फोर्सेस एक तरफ है और ये कट्टरपंथी फोर्सेस जो है वो दूसरी तरफ है। और जहां तक भारत का सवाल है, किसी भी हालत में हम इन कट्टरपंथी फोर्सेस के साथ कभी नहीं जाना चाहिए, और शेख हसीना को सही सलामत आप भारत में ही रखिए। रोहित। ठीक है। योगेश सोनी जी, लगातार बांग्लादेश की तरफ से जो प्रत्यर्पण संधि है उसका हवाला दिया जा रहा है। क्या कहती है ये प्रत्यर्पण संधि कि जब सब कुछ दिख रहा है साफ साफ कि अगर शेख हसीना को वहां पर भेज दिया, और पब्लिक की राय भी यही है कि शेख हसीना को वहां पर अगर भेज देंगे तो फिर 100% वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे शेख हसीना को। नारे हमने देख लिए, खुले तौर पर अगर ये लग रहा है तो आप सोचिए कि अंदरूनी क्या वहां पर चल रहा होगा। तो क्या सिर्फ जो संधि का हवाला वहां से दिया जा रहा है उसको मानेगा भारत? प्रदीप भाई, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जब वहां पर एक प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके की स्थिति हो सकती है तो वहां पर आम जन का क्या हाल होगा। खैर, बहरहाल हमारी इस समय शेख हसीना को लेकर चर्चा है, तो जो लोग इतने कट्टरपंथी और इतनी इस संकरी सोच के साथ जीवन जीते हैं, वो जीवन व्यतीत करते हैं, तो सोच के देखिए उनकी मंशा क्या होगी। जिस तरीके से एक खुले मंच पर वो इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं, उसमें नकारात्मकता ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो एक नकारात्मकता का समंदर है। बहुत स्पष्ट हमारे अभी साथी मित्र ने कहा कि यदि वो वहां पर जाती हैं और बाई चांस कोई ऐसे समीकरण बनते हैं, तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन नहीं, मात्र घंटे 2 घंटे के अंदर ही उनके साथ जो होगा वो दुनिया को भली भांति पता है। क्योंकि इस समय बांग्लादेश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, जो हमने तमाम वीडियोस और आपके चैनल पे कम से कम मैं 25-30 डिबेट में बांग्लादेश को लेकर कर चुका हूं। अगर आपने देखा होगा कि वहां के वीडियोस जो हम देख रहे हैं, वहां पर किस तरीके से अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को वहां पर मंदिरों के सामने नृत्य कराया जा रहा है, डांस, मतलब उनकी मजाक उड़ाई जा रही है, उनकी मस्जिद के, उनकी मंदिरें, और किस तरीके से। जी, I lost him. मुझे लगता है कि शायद आवाज चली गई है। मैं गार्गी जी आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल को लेकर। मैं इसी सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता हूं। क्या शेख हसीना को डिपोर्ट करना चाहिए जैसा कि बांग्लादेश मांग कर रहा है? और आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या सलूक होगा उनके साथ वहां पर? Yeah, I'm audible, right? हाँ, या सुनाई दे sure. रही। जी हाँ,
तो नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए। और एक बात मैं टेक्निकली बता दूं कि ये जो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी की बात हो रही है उसका एक आर्टिकल 8 है। तो उस आर्टिकल 8 के मुताबिक भारत रिफ्यूज कर सकते हैं। हाँ, शेख हसीना को कन्विंस करना पड़ेगा, और ये कन्विंस करना बहुत ही आसान है कि जो भी होगा वो सही नहीं होगा। चार्जेस अगेंस्ट हर विल नॉट बी इन गुड फेथ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ये एक चीज है जो शेख हसीना को कन्विंस करना पड़ेगा, और ये तो जाहिर से बात है, सबको पता है। तो एक आर्टिकल 8 में ये क्लॉज है, तो ये क्लॉज को यूज करके भारत रिफ्यूज कर सकती है। ये तो टेक्निकल बात हुई। अभी आती हूं मैं कि बांग्लादेश की आज की जो स्थिति है, तो ये तो आज का जो बांग्लादेश है रोहित, ये तो रजाकारों की बांग्लादेश है। ये तो पता चल रहा है ना, शेख हसीना जिस जिस संगठनों को बैन किया था, जमात इस्लामी नहीं, जो अंसारुल बांग्ला अलकायदा से रिलेटेड है, सबको, सबके टेररिस्ट को उन्होंने छोड़ दिया। कितने लोगों को छोड़ा? 174। जो लोग जेल में थे आतंकवादी, 174 लोगों को छोड़ दिया जेल से बेल पे। 56 लोगों को एक्विटी कर दिया। 700 के ऊपर आतंकवादी भाग गए। ऐसे हो सकते कोई जेल से आतंकवादी 700 के ऊपर भाग जाते हैं, तो मतलब जेल के दरवाजा खोल के बोला निकलो। और वो लोग, उनमें से कुछ लोग तो पश्चिम बंगाल में भी आ गए हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं? हिंदुओं की मंदिर तोड़ रहे हैं, हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं। हमने देखा चिन्मय दास के साथ क्या हुआ, उनके लॉयर के साथ क्या हुआ, उनको बुरी तरह से मारा। कोई उनके लिए कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। और क्या मांग था चिन्मय दास का? हिंदुओं की सुरक्षा ही तो मांग किया था ना। तो आज जो बांग्लादेश है ये भयानक है, पूरा जिहादिस्तान हो गया, रजाकारों का बांग्लादेश हो गया है। और ये जो पेन है ना, ये दर्द मैं बहुत महसूस कर सकते हो रोहित, क्योंकि मेरे पूर्वज वहां से आए थे। मेरे पापा बहुत छोटे थे जब पार्टीशन हुआ था, तब राजशाही से आए थे। मेरे नाना जी आए थे खुलना से, और मेरे ससुर जी आए थे चट्टोग्राम से, जो अभी एपिसेंटर है। तो हम लोग जो बड़े हुए हैं ना, ये सब कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं पार्टीशन के। तो अभी जब हम लोग तो नहीं देखा ना, 47 नहीं देखा, 71 नहीं देखा, लेकिन अभी पता चल रहा है, क्योंकि यही कहानियां हमने सुना है, तो हमें तो पता चल रहा है कि क्या होने वाला है। और ये जो यूनुस है, नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ही इज पॉलिटिकल नोबडी, तो कहां से आ टपक पड़ी? ये सबको पता है कि डेमोक्रेटिक डीप स्टेट और जमातियों को एक मिली भगत है, और इन्होंने यूनुस को बिठाया है। और ये कोई छात्र वात्र नहीं है, ये इस्लामिक छात्र शिविर जो है, ये जमात का स्टूडेंट विंग है। और अब सबको पता है कि जुलाई में जो ये मूवमेंट हुआ कोटा के लिए, कोई था ही नहीं, उनके कोर्ट ने भी बोल दिया था, एवरीथिंग वाज सेटल्ड। तो ये क्यों हुआ? पूरा एक बहुत ही बड़ा यूएस डीप स्टेट और ये जमात, यूनुस, सब मिलके एक ह्यूज कॉन्स्पिरेसी हुआ हसीना को हटाने के लिए। और ये हटाने के बाद जो हाल है, हमें सबको दिख रहे हैं कि क्या हो रहा है आज बांग्लादेश में। हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, बौद्ध के साथ क्या हो रहा है, मतलब माइनॉरिटीज का क्या हाल है। तो अभी भी लोकनाथ बाबा के मंदिर को तोड़ा है, इस्कॉन के कितने सारे मंदिर को तोड़ा है, जगन्नाथ के मूर्ति को जलाया है, कृष्ण के मंदिर मूर्ति को तोड़ा है। मतलब क्या हो रहे हैं? तो इन लोगों के हाथ में आप कैसे दे सकते हैं हसीना को? हसीना तो एटलीस्ट एक लिबरल थी, उन्होंने क्या किया, वेदर शी वाज अ डिक्टेटर, वो बात की बात है। डिक्टेटर थी, क्या थी डिक्टेटर? तो वो उन्होंने क्या की? जिनको जेल में डाला, ये लोग क्या, कौन थे जिनको उन्होंने जेल में डाला? सारे कट्टरपंथियां थे, आतंकवादियां थे, जमात के लोग थे, अंसारुल बांग्ला के लोग थे। आज अंसारुल बांग्ला के जसीमुद्दीन रहमानी, जो कि मतलब मान लीजिए पाकिस्तान के जो हाफिज सईद है उनके जैसे, उनको भी छोड़ दिया जेल से। और वो जसीमुद्दीन रहमानी धमका रहे भारत को कि चिकन नेक को ब्लॉक कर देंगे। और ममता बनर्जी को बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को आप ग्रेटर बांग्लादेश में लेके आइए। हिम्मत सुनिए इनकी। और वो लोग धमका रहे हैं कि हम लोग 4 दिन में कलकत्ता ले लेंगे। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, पाकिस्तान से हाथ मिला रहे। जिस पाकिस्तानी आर्मी ने कितना अत्याचार किया था 71 में, कितना अत्याचार किया था उन लोगों ने, उन लोगों से हाथ मिला रहे हैं। और भारत ने तो मतलब भारत के लिए तो उनको मिला था मुक्ति, भारत के लिए बांग्लादेश बना था। और आज भी भारत से कितना कुछ जाता है, सब कुछ तो जाता है, चावल जाता है, गेहूं जाता है, आलू जाता है, रुई जाता है। और बात, 5 अगस्त के बाद भी भारत ने 9 करोड़ के ऊपर अंडे भेजे, पैसा नहीं लिया, एज ए जेस्टर। अभी भी उसके बाद भी क्या, उसके बाद भी भारत के अगेंस्ट में क्या क्या स्लोगन हो रहा है। और वहां पे क्या स्लोगन दे रहे हैं वो लोग हिंदुओं के लिए कि भारत जातेर मामार बाड़ी बांग्ला छाड़ो ताड़ाताड़ी। मतलब भारत जिनका नानीहाल है, मामा का घर है, वो बांग्लादेश छोड़ दो। क्यों छोड़े? हिंदुओं का देश है, वो देश हिंदुओं का है, ओरिजिनल देश हिंदुओं का है, क्योंकि ये बोंगो भूमि है। और उनके ऊपर आज जो अत्याचार है वो हमसे सह नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए कम से कम, और मुझे नहीं लगता कि भारत
भेजेंगे हसीना को, कहीं भी नहीं भेजेंगे, मुझे नहीं भेजेंगे, तो जैसे मैंने पहले ही बोला जो क्लॉज है उसी का यूज करेंगे भारतवर्ष कि आर्टिकल 8 के हिसाब से नहीं भेजेंगे और भेजना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं काशिफ मीर साहब के पास चल रहा हूं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। मीर साहब, आपको क्या लगता है अभी जो है बांग्लादेश की सिचुएशन, क्या उसे कट्टरपंथ कहेंगे? जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में है, वो मांग रहे हैं शेख हसीना को, आपको भी लगता है कि मारने के लिए मांग रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ज़रा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखिए, जब ब्रिटिश रूलर्स से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जब तहरीक चल रही थी, तो उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोग और मौजूदा जो इंडिया है, इसके सारे लोग शामिल थे। और जब एक तरफ पाकिस्तान बन गया, दूसरी तरफ भारत बन गया, दो अलग अलग मुल्क बन गए, दोनों का एक अलग अलग नज़रिया था। और उसके बाद आके बात शुरू होती है 70s की दाई में। 70s में देखें, भारत के साथ मिल के तो जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने अपना एक अलग मुल्क बनाया। उनको वो शायद लगता था कि उन्हें शायद भारत सूट करता है। उसके बाद एक लंबे टाइम तक वहाँ से लेके आज 50 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, तो वहाँ पे जो शेख जो फैमिली थी, शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी फैमिली ही इक़्तिदार में ज़्यादा टाइम रही है। शेख हसीना भी रही हैं, उनके वालिद भी रहे हैं, तो ये एक रूल करते रहे। अब तो सिचुएशन यहाँ तक आ गई थी कि ये एक आमिर की तरह, एक डिक्टेटर की तरह इनकी वहाँ पे हुकूमत थी। अब 50-52 साल एक नेशन को काफ़ी होते हैं कि उन्हें ये देखने के लिए कि आया जो हुक्मरान है उनको सूट करते हैं, उनकी पॉलिसियाँ सूट करती हैं या नहीं करती हैं। तो जो जिस तरह से मुल्क बना था, तो आज उनको सूट करता था, भारत पसंद करता था बांग्लादेश को, बहुत बड़ी बड़ी भारत ने इन्वेस्टमेंट की है, इसलिए आज आप सारे लोग दुखी भी हैं कि चूंकि आपने उस मुल्क को बनाने के लिए, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए वहाँ पे बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अब 50 साल के बाद बांग्लादेश के लोगों को शऊर आ चुका है, वो शऊर आ चुका है, वो अपने लिए जदोजहद कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए जदोजहद कर रहे हैं। आप हसीना वाजिद, शेख हसीना उनकी नहीं है क्या? अपनी नहीं नहीं, शेख हसीना उनकी नहीं बांग्लादेश के है? लोग नहीं कर रहे हैं, वहाँ से कट्टरपंथिया कर रहे हैं। बांग्लादेश जाना चाहिए, वो जाए, वहाँ की अदालतों का सामना करें, जो अदालतें खुद, जो निजाम उन्होंने खुद बनाए उसका सामना करें। वो क्यों कार्यरत कहाँ है? इस समय कानून चल कर रहा है। अदालत कानून है ही कहाँ वहाँ पर? आप देखिए कि वहाँ पर चिन्मय दास जो हैं उनको वकील तक नहीं मिल रहा है। जो एक वकील मिलता है उसको मार मार के उसको अस्पताल पहुंचा देते हैं, जान ले लेते हैं। वकील किस कानून की? आपको लग रहा है कि वहाँ कानून है? बांग्लादेश में आपको लगता है कानून का राज है? नहीं है। देखिए, आप हसीना वाजिद की बात करते हैं ना, हसीना वाजिद ने लोगों के ऊपर वहां पे जुल्म किया, वो एक डिक्टेटर की तरह थी, उन्होंने पूरी दुनिया में उनकी डिक्टेटरशिप, अगर आप उनको डिक्टेटर कहते हैं तो उनकी डिक्टेटरशिप कट्टरपंथियों के लिए रही। उनकी डिक्टेटरशिप अगर रही तो कट्टरपंथ के ऊपर रही। उनका शासन तो बड़ा लिबरल माना जाता है, उनकी डिक्टेटरशिप अगर रही तो कट्टरपंथ पर रही। शायद अगर वो इतनी अच्छी रूलर रही हैं, तो आज मुझे लग रहा है कि जनरल कटोच, मुझे लग रहा है कि जिस तरह की बात अभी काशिफ साहब कर रहे हैं, यही बात जो है बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अब क्यों हाथ मिला रहे हैं। कट्टरपंथ प्लस कट्टरपंथ इज इक्वल टू डबल कट्टरपंथ। जनरल कटोच, हिंदुत्व वाला मुल्क मुझे ये कहे, वहां के लोग ये कहें, तो ये अच्छा नहीं लगता। आप लोग खुद एक हिंदुत्व में एक मोदी जो है वो खुद से उनकी हैसियत क्या है, आपसे सवाल पूछा गया है, आप थोड़ी देर शांत रहिए। बोलिए सर। देखिए, ऐसा है, 71 में जब ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जब शेख हसीना ने अवामी लीग ने 1970 में इलेक्शन जीता, तो ये जो पंजाबी मुसलमान हैं, उन्होंने कहा हम कभी भी बंगालियों को यहाँ पर शासन नहीं करना देंगे। जो प्रोटेस्ट हुए थे बांग्लादेश में उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान में, उसका कारण ये था कि जो इलेक्शन किया वो वेस्ट पाकिस्तान में नहीं माना। भुट्टो ने बोला किसी भी हालत में हम नहीं देंगे। तो डेमोक्रेसी की बात इनको नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान तो वैसे ही कट्टरपंथी देश है। अभी देखिए इसी पाकिस्तान में इमरान खान का क्या हाल किया इन्होंने। इमरान खान जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है, उसको जाके उन्होंने जेल में डाल दिया। कौन सा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है जो अपने पूरे 5 साल करके जाता है? वहां पर अभी तक भी फौज चला रही है। और ये जो रिपोर्टर है, मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे भी 2 सैनिक होंगे पीछे खड़े बंदूक लेके, और इसको बता रहे होंगे कि क्या बोलना तुमने टीवी चैनल के ऊपर। आजादी नहीं है उधर भी। अच्छा सर, एक चीज और है। अरे सुनिए काशिफ साहब, सुनिए, ये
आप ये कहेंगे कि भाई हम हिंदुस्तान के हैं, जनरल साहब हिंदुस्तान के, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। कल भी मेरी डिबेट पाकिस्तान और इमरान खान के ऊपर थी 9 बजे वाली, तब मेरे साथ पीटीआई के अब्दुल समद याकूब जो कि प्रवक्ता हैं वो जुड़े थे, आप ही के देश की पार्टी इमरान खान की पार्टी की। उन्होंने स्वीकारा कैमरे के सामने कि भाई ये है, यही सेना शासन चला रही है। और जब इरशाद अहमद खान जो कि अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं, जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने सियासत में वहां पर पाकिस्तान सरकार के साथ साथ जनरल मुनीर का भी नाम लिया। तो ये सारी चीजें खुद ही बता देती हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और कौन शासन चला रहा है। तो जनरल साहब की बात तो 100/100 है। जनरल साहब एक पेंशन होल्डर हैं, वो भारतीय फौज से पेंशन लेके अपना गुजारा कर रहे हैं, उन्होंने वैसी बातें करनी है। वैसे इल्जाम है कि जो आपके पीछे सिपाही हैं। मैं अगर आपको कहूं कि मैं अपने बैकग्राउंड में आपको कैमरा दिखा दूं, यहाँ पे हम देखें पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जब भी बात हुई, आपके चैनल के साथ बात हुई, मैंने हमेशा से कहा कि पाकिस्तान में तवील अरसे तक डिक्टेटरशिप रही है। उसके साथ यहाँ की न सिर्फ सियासत में है, न सिर्फ हुकूमत में, बल्कि हर अदारे में। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैं अपना सर्वे का अगला सवाल लूं उससे पहले मुझे एक चीज बताइए कि पाकिस्तान को बांग्लादेश में इंटरेस्ट क्या है? क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान को? जबकि बांग्लादेश को पाकिस्तान, आपको बांग्लादेश और भाई हम पाकिस्तान तो में मित्र क्या राष्ट्र रहे, हम तो कह रहे हैं हम तो मित्र राष्ट्र हैं, हैं मित्र राष्ट्र। शेख हसीना के साथ मित्र दोस्ती रही है। राष्ट्र आपका वो खत्म हो चुका है, अब लोगों को शऊर आ चुका है, उन्हें पता है कि नहीं, वो हम पाकिस्तान कट्टरपंथ की का तरफ विरोध करते हैं, हम कट्टरपंथ का असल विरोध की तरफ करते हैं, लौट लेकिन रहे इसके हैं। बावजूद आप एक डिप्लोमेटिक देखिए, चैनल के आप जरिए हमारे जो विदेश सचिव हैं वो बांग्लादेश जाकर आज अपनी आपत्ति दोनों दर्ज मुल्क- करा चुके हैं। देखिए, हमारे विदेश देखिए, सचिव डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बांग्लादेश जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। हम कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। देखिए आपकी पोजीशन ये है कि आज आप परेशान हैं कि बांग्लादेश के अंदर न सिर्फ हिंदुओं को मतलब आप निशाना खुश बनाया हैं? जा रहा है। आप खुश हैं? देखिए बात मतलब आपको मैं परेशान हूं, आप खुश हैं? बना रहे तो मेरी पूरी बात सुन ले। देखें, आज आप लोग परेशान इसलिए हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, वहां पे उनकी मजहबी इबादत गाहें वो तोड़ी जा रही हैं। न सिर्फ वहां पे बल्कि इंडिया के अंदर भी जो बांग्लादेशी हैं वहां पे भी एहतजाज चल रहे हैं। कलकत्ता के अंदर एक भारतीय खुद मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इंडियन परचम जलाए गई। हम सारी इन चीजों को कभी फेवर नहीं करते कि आप मजहब के नाम के ऊपर, आप देश के नाम के ऊपर तकसीम करें, लेकिन भारत के अंदर जो आप मुसलमानों के साथ, जो आप सिखों के साथ करते हैं, तो आपको फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो काम आप करते हैं। आप मुसलमानों की इबादत गाहों को भी तबाह करते हैं। अल्पसंख्यकों की उखाड़ते हैं। पाकिस्तान में आप क्या झूठ हालत है मत सर? बोलिए। अल्पसंख्यकों की पाकिस्तान में जो हालत है, इतना कहीं सुरक्षित नहीं है, ध्यान रखिएगा। जितना अल्पसंख्यक भारत में सुरक्षित है, इतना कहीं सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। चले जाइए, अगर जितना मुसलमान या जितना अल्पसंख्यक हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित और उन्नति महसूस करता है, उतना कहीं महसूस नहीं कर सकता। एक मिनट मुझे एक एग्जांपल देने दीजिए। अगर आज भी पाकिस्तानी मुसलमानों को मौका मिले हिंदुस्तान में आने का, तो हिंदुस्तान में बसने को तैयार है। हमारा देश डेवलपिंग देश है, यहाँ जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। आप अपनी गलतफहमी निकाल दीजिए। अगर आपको भी मौका लगेगा, आप सबसे पहले हिंदुस्तान में शिफ्ट होंगे। यहाँ पर बोलने की आजादी से लेकर सारी आजादी है, तो गलत तरीके की आप बात मत कीजिए। इतने बड़े चैनल पे, नेशनल चैनल पे आप इस तरीके की चर्चाएं नहीं कर सकते। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बेहद चिंताजनक है। आप भारतीयों के विषय में इस तरीके की सोच सकते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान ही है जो हर एक को पनाह देता है। अगर शेख हसीना जरा सी भी सुरक्षित होती तो वो पाकिस्तान की भी पनाह ले सकती थी, लेकिन पाकिस्तान की उसने पनाह नहीं ली, क्योंकि उसे पता था आप एक मिले जुले तर्ज पे वहां पर चीजों को करोगे। उसने भारत का रास्ता चुना। देखिए सनातन में कितनी ताकत है, हिंदुस्तान में कितनी ताकत है, जो शेख हसीना आज हमारे जैसे देश में आई है। तो इस बात को समझिए और इतने बड़े चैनल पे गलत तरीके की बात मत कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। आप किसी से बताइए भेदभाव होता है? जितना इंसान यहाँ पनप रहा है, जितना अल्पसंख्यक यहाँ पनप रहा है, पूरे विश्व में कहीं नहीं पनप रहा है। गलत बात मत कीजिए आप बिल्कुल भी। सुनिए काशिफ साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको जबरदस्ती कन्वर्ट करके रेप करके शादी करते, आप एकदम फालतू बात मत करेंगे नहीं हमारे यहाँ पे चैनल में आके। सुनिए काशिफ साहब, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। आपको शायद वहां बैठकर बांग्लादेश की हालत पर दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा है कि बांग्लादेश को सबक सिखाओ, वहां पर हमारे हिंदू भाइयों अल्पसंख्यकों के साथ गलत बर्ताव हो रहा है। यहां के मुसलमान रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर, पूरे देश पैन इंडिया में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको शायद दर्द नहीं हो रहा होगा कि आपके पड़ोसी मुल्क में ये हो रहा है, लेकिन यहां के मुसलमान को दर्द है।
आप जहर का बीज बोने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। मैं रोज तस्वीरें दिखाता हूं, यहां के मुसलमान प्रोटेस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ वो गलत हो रहा है, और आप उल्टी बात करते हैं। देखें, बात सुने, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपने जुल्म किया वहाँ के लोगों के साथ, उनकी आज़ादी की तहरीक के साथ, जो पुरअमन तहरीक चला रहे थे, जो आपने उनके साथ किया, जो यासीन मलिक, आसिया इंद्राबी जैसे लोगों को जो तहरीक चला रहे थे, पुरअमन तहरीक चला रहे थे अपने लोगों की आज़ादी के लिए, आपने उनको कैदोबंद रखा, आपने अफजल गुरु को फांसी दी, आपने मकबूल भट्ट को फांसी दी। 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं इनकी आरती उतारते, ये ये आतंकी हैं, ये आतंकी थे। अब आप सोचिए, आप कीजिए उन आतंकियों की पूजा, आप कीजिए उन आतंकियों की पूजा, हम नहीं करेंगे। भारत सरकार उनको सुरक्षा पे, उनके जीवन संचालन प्रक्रिया पे पैसा देती थी। वो कौन लोग थे आपको पता है? उन्होंने कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर दे दिया था। आपको पता है उन्होंने वहां की जनता को उभरने नहीं दिया। उनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ते थे। उन्होंने किसी जनता के, किसी एक आम आदमी के बच्चे का कभी स्कूल में शिक्षा की और ध्यान देने की कोशिश की है? तो आप इस तरीके की नकारात्मक चर्चाएं इतने बड़े चैनल पे कर रहे हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अगर इस तरीके की पत्रकारिता भी करते हैं तो वो नेगेटिव जर्नलिज्म आपका दिख रहा है। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो कौन थे, उनका इतिहास आप देखिए, उन्होंने क्या किया था। ये इस तरीके की बातें मैं बार बार कह रहा हूं, आप जहर उगालने वाली बातें मत कीजिए, क्योंकि आप देखिए उनके बच्चे कहां पढ़ते थे, उनके रिश्तेदार, उनकी दौलत संपत्ति कितनी थी, और वहां पर आम जनता युवाओं को पत्थर पकड़ा दिए जाते थे जम्मू कश्मीर के अंदर। आज वहां का युवा क्रिकेट में, शिक्षा में, वहां की एक लड़की एम्स में डॉक्टर बन के गई है। इससे पहले बता दीजिए पिछले 25 साल में कौन सा ऐसा वहां डॉक्टर बन के गया, कौन सा वहां इंजीनियर, कौन सा क्रिकेटर बन के। गलत तरीके की बातें नहीं कीजिए, आप वो बात कीजिए जिस संदर्भ में आपको जोड़ा गया है। लेकिन अगर आप ऐसे बातें करेंगे तो इसमें बहुत हमारे मन में कुंठा आ जाती है। आप जो बातें कर रहे हैं ये स्क्रिप्टेड बातें कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के परिवेश में हिंदुस्तानियों को आप बड़ा गलत दिखा रहे हैं। हमारे एंकर साहब जब आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ पर खुश और संतुष्ट है और वो बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा है, ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है? शेख हसीना आपके यहाँ क्यों नहीं गई? शेख हसीना हिंदुस्तान क्यों आई? ये बात आपको समझ नहीं आ रही है ना, क्योंकि देखिए आप अल्लाह के इस्लाम वाले नहीं, आप मुल्ला का इस्लाम मानने वाले लोग हैं, फिरके में फंसे लोग हैं। अल्लाह का इस्लाम आपको गलत कभी भी बात करने की आपको इजाजत नहीं दे सकता। आप ईमानदारी से कुरान पढ़िए, ईमानदारी से अपने धर्म को पढ़िए, तो उसके अंदर कहीं आपको नेगेटिविटी नजर नहीं आएगी। क्योंकि आप मुल्ला के इस्लाम में फंसे हुए हो तो आपके मन में ये जहर, ये नकारात्मकता भरी पड़ी है। चलिए ठीक है, मैं अपना सर्वे का अगला सवाल लेता हूं, फिर एक एक बार सबके पास लौटूंगा। अगला सवाल था, बहुत सीधा और सपाट सवाल था कि बांग्लादेश की शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर भारत को क्या करना चाहिए। 43% लोगों ने कहा कि बांग्लादेश भेज देना चाहिए। 55% लोगों ने कहा कि वो भारत में ही रहें क्योंकि वो यहीं भारत में रहकर ही सुरक्षित हैं। 2% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। अगला सवाल था कि क्या एस जयशंकर अमेरिका से बांग्लादेश मुद्दे का कोई हल निकाल कर लाएंगे। इस पर 69% लोगों ने, 69% लोगों ने कहा हां, 29% लोगों ने कहा नहीं, 2% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं इससे पहले कि अगला सवाल लूं, एक रिएक्शन में जनरल कटोच आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए अमेरिका में सर, अमेरिका में चीजें पलट रही हैं। हाँ सर, मैं सवाल यह है कि अमेरिका में चीजें पलट रही हैं, वहां पर अब जो बाइडेन जा रहे हैं और अब अगले महीने जो ट्रंप है वो शपथ ले लेंगे। क्या इस चीज का कोई फर्क पड़ेगा? इस तरह के हालात जो बांग्लादेश में बने हुए हैं और जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो कॉकस इस वक्त काम कर रहा है। जैसे ही ट्रंप शासन पे आ जाएंगे 20 तारीख को, आप देखिए 21 तारीख से क्या फर्क पड़ने वाला है। बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, इस समय पर आज से यूनुस साहब अपने कमरे में सो नहीं सक रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत की भी वही हालत है, वो सो नहीं रहे हैं। ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है अमेरिका की, ये उनकी साजिश से यूनुस अंदर गया है। वो अपने चाइना को कंट्रोल करने के लिए इस्लामी ताकतों को अंदर लाए और वो बहुत गलती कर बैठे हैं। इस गलती को प्रेसिडेंट ट्रंप, जो रिपब्लिकन्स हैं, वो ठीक कर देंगे। और इसीलिए ये यूनुस साहब अपना जो भी चलाना चाहते हैं 1 महीना और चला लीजिए, कुछ इतने ही दिन है इनके पास। और पाकिस्तान के साथ भी इतना ही समय है। 2 भिखारी देश है, ये आपस में मिले हुए हैं, ये भिखारी ही रहेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप जब आएगा तब इनकी मुश्किलें 10 गुना और बढ़ जाएंगी। रोहित सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, गार्गी जी।
और इसकी जो झलक है वो नज़र भी आने लगी है। अब जो अमेरिका के एनएसए हैं जैक सुलिवन, उन्होंने एक तरीके से सीधा रहने को कहा है। मोहम्मद यूनुस को फ़ोन पर बातचीत हुई है, लेकिन कहा गया है कि आपकी प्रतिबद्धता, मैं चाहता हूं कि इस तरीके जो अटैक्स हो रहे हैं उनको आप रोकें। तो जो होने वाला है उसका प्रोमो अभी से दिखने लगा है क्या? है शायद, और सिर्फ वही नहीं, अगर आप देखेंगे ये जो अराकन आर्मी है म्यांमार के, वो सेंट मार्टिन द्वीप को भी घेर लिया है, और जो नाफ नदी है उसके इस तरफ है पूरा। और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अराकन आर्मी के एक अंश चट्टग्राम में आ भी गए हैं, चिटागोंग में, एंड वो रोहिंग्या को मार रहे हैं। वो तो रोहिंग्या को मार के नाफ में गिराया। तो ये जो जुंटा जो है, जुंटा म्यांमार में वीक हो रहा है, और पूरा अराकन आर्मी और काचिन आर्मी, तो ये से नहीं, ये कौन सा हम निकालने, आप कहीं भी निकालने की रिपोर्ट नहीं है सर। मतलब कि हम सिर्फ illegally आ जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन, तो उनको क्या हम करेंगे? आप क्यों डॉक्यूमेंटेशन करेंगे? चेक कर रहे हैं, और हम डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हुए उनको मारते नहीं हैं, उनके घरों को जलाते नहीं हैं, उनको घरों से बाहर नहीं निकालते हैं, उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी, बदतमीजी नहीं करते हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है और जिसकी मजम्मत आपको करनी चाहिए, लेकिन आप दिल पे हाथ रखने के बावजूद उसकी मजम्मत नहीं कर रहे हैं। देखें, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों के साथ आपकी जो फोर्सेस ने जो सलूक किया, उनको घरों से निकाला, खवातीन की असमत दरी की, उनको गोलियां मारी, झूठ मत हमारी बोलिए, हमारी झूठ सेना मत की बोलिए। वजह से ही ये हमारी सेना ने क्या यहाँ पे किया है आर्मी मैन वो, बैठे हाँ हुए हैं, वो, झूठ मत बोलिए हाँ आर्मी के बारे ये में। जनरल इंडियन कठोर जरा आर्मी के बताइए बारे कि में कैसे झूठ मत बोलिए कैसे आर्मी उनके के भेजे गए बारे में। आतंकियों को मार मार के खदेड़ा है वहां से। और हाँ, देखिए क्या बात देखिए, हाँ। ये जो रिपोर्टर है ना, आज आपको ये तकलीफ बिल्कुल है। ये खुद ही कट्टरपंथी आज मुसलमान है। मारेंगे, हम ये भी आज अलकायदा की मारेंगे। तरह ही बात कर रहे हैं ये। हाँ। पहली बार कश्मीर में शांति हुई है क्योंकि फौज, भारतीय सेना उधर गई, और भारतीय सेना का जो पब्लिक के साथ रवैया होता है वो पाकिस्तान आर्मी की तरह नहीं है। ठीक है, आप याद रखिए, पाकिस्तान, ये जो कश्मीर में जो प्रॉब्लम हुआ वो इसलिए शुरू हुआ कि कश्मीरी मुसलमान जो थे उन्होंने हिंदुओं को, जो कश्मीरी हिंदू थे उनको वहां से बाहर भगाया। उसके बावजूद में भी उनके साथ कोई उस प्रकार से कार्रवाई नहीं हुई जिस प्रकार से होना चाहिए थी। तो इस बात का मत करिए। इस समय पर कश्मीर के मुसलमान जो हैं, एक भी कश्मीर का मुसलमान नहीं है जो पाकिस्तान जाना चाहता है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। लेकिन आप पाकिस्तान के मुसलमानों को पूछिए, मुझे लगता है करोड़ों के हिसाब से वो भारत में आ जाएंगे। तो ये आप भूल जाइए कि आपका रवैया कैसे और भारत का रवैया कैसा है। बहुत रवैये में बहुत बहुत फर्क है। और ये जो रिपोर्टर हैं, जो आप हैं, आपको मौका मिला, आप भी अपना सामान सबूत बांध बूंद के भारत में आ जाएंगे, लेकिन हम आप लोगों को नहीं रखेंगे। आपने अपना देश अलग मांगा है, वही देश आपको मुबारक, आप वहां रहिए। जनरल साहब, आपको स्टडी करनी चाहिए कि 2021 में जो यूनाइटेड नेशन की इंसानी हुकूक की जो तंजीम है, उसने जो रिपोर्ट मकबूजा कश्मीर के ऊपर जारी की थी, वो क्या थी? जो आपकी रियासत ने जो वहां पे जो दहशतगर्दी की है, लोगों के साथ जो जुल्म किया है। देखिए भाई साहब, ये सब रिपोर्टें हमने पढ़ी है, राइट? और हमको मालूम है ये रिपोर्टें कौन लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। पेंशन होल्डर बन के अपनी रियासत के साथ इसके ऊपर मत जाइएगा। आप फैक्ट्स, जमीन के ऊपर जो फैक्ट्स हैं उस पर जाइए। देखिए, जो भारत की कश्मीर का हिस्सा है, जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है, इलीगल कब्जा किया है, उसमें जो जुल्म हो रहे हैं, आप उसका ख्याल रखिएगा, राइट? आप उधर ही बैठे हैं और वहां पर कश्मीरियों के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। एक कश्मीरी होते हुए भी शर्म आना चाहिए आप जैसे लोगों को। जनरल साहब, शर्म आप जैसे लोगों को आए कि जो पेंशन लेके तो आप सुनिए काशिफ साहब, आप हमारे एक डेकोरेटेड आर्मी अफसर से बात कर रहे हैं और इस तरीके की बात आप नहीं कर सकते। अधिकारी है वो पेंशन लेगा तो अपराध है क्या? वो सारी जिंदगी उन्होंने सेवा की है, उन्होंने देश की सेवा करी अपनी जान पे खेल के पूरे जीवन, तो पेंशन आपको तकलीफ हो रही है? कोई पाकिस्तानी सेना की तरह तख्ता पलट नहीं किया है। आप बार बार उनकी पेंशन पे आ रहे हैं, तकलीफ है क्या वो पेंशन आपको? कोई पाकिस्तानी सेना की तरह तख्ता पलट नहीं किया उन्होंने सेवा की है। पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों को मार के भगाया है। आप भी देखिए आपसे कितने सीनियर हैं वो, आप उम्र दराज के हिसाब से, पद के हिसाब से, और आप इस तरीके की उनसे बातें कर रहे हैं, तो इससे तो ये तय हो रहा है कि आपकी मानसिकता क्या है। इस तरीके की बातें आप जो कर रहे हैं, इससे कहीं कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप इस बात को देखिए, इंसाफ की बात कीजिए। अगर आप इंसाफ की बात नहीं कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव बात करने का आपको हकूक है। आप इस तरीके की चर्चाओं से एक नकारात्मकता केवल फैला रहे हैं और बार बार उनकी पेंशन पे आके बार बार एक निजी आप हमला कर रहे हैं, निजी कमेंट कर रहे हैं, वो गलत है। चर्चा का जो विषय है आप उसमें चर्चा कीजिए और उस चर्चा के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा इस तरीके की बातों को हमें सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
मैं कश्मीर के ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। सर। एक बात सुनिए, कश्मीर के ऊपर एक बात करना चाहता हूँ। जी। भारत में कश्मीर के आप कितने भी कश्मीरी गांव में चले जाइए, इस समय पर एक भी कश्मीरी मुसलमान अपने गांव से बाहर नहीं गया है। एक भी कश्मीरी मुसलमान ने कश्मीर नहीं छोड़ी है। लेकिन आप पाकिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान में देखिए, कितने मुसलमान वहां से अपने घरों को छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि जुल्म हो रहा था उनके ऊपर, उनकी हुकूमत का। तो आप जुल्म वुल्म की बात मत करिए, पूरी दुनिया जानती है, हम तो सब जानते हैं, और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। तो आपकी हरकतों से ये तो हमको मालूम है कि आपने कट्टरपंथी कितने भेजे, और हमको मालूम है हमने उनको किस प्रकार से खत्म किया है। तो वहां पर कट्टरपंथी आएंगे, वो उनकी जिंदगी खत्म है, उनको मार देंगे। अब जितने भेजोगे उतनी हम मार के भेज देंगे वापस, और जो चलाना है फिर आप चलाते रहो। ठीक है जनरल साहब, फिलहाल तो देखें ना, आप चिल्ला रहे हैं, अच्छा। किसी के चिल्ला रहे हैं, बांग्लादेश के ऊपर चिल्ला रहे हैं, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आपकी एजेंट हसीना वाजिद वहां पे बैठी थी, उसको उन्होंने उठा के बाहर मारा, वो भाग गई, उसको भेजें वापस। जिस मतलब मुल्क में आपको वो रही जरा है, सा उसको भी वापस भेजें। आपको नहीं दिखता कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ हावी? आपको नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी? देखिए ना, बड़ा भारत खर्चा नहीं है दिख रहा भाई। कि आपको नहीं दिख रहा कि बांग्लादेश अभी जिहादिस्तान हो गया? खाली बांग्लादेश ही नहीं, बांग्लादेश में हम नहीं भेजेंगे, खाली क्यों भेजेंगे रजाकारों के बांग्लादेश में? देखें और बांग्लादेश आप पाकिस्तान के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और बलोच में आप क्या करते हैं? बालूचिस्तान में लोगों के साथ क्या हरकतें करते हैं? आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर इंडिया के अंग है। कश्मीर का नाम आया था ऋषि कश्यप से। कश्मीर है सर, हमारे- बलोच आजादी मांग रहे हैं आपसे, ठीक है? देखें, जैसे पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था ना, अब ऐसी जो बलोच हैं और खैबर पख्तूनख्वा, वो भी आजादी मांग रहे हैं पाकिस्तान के जुल्म सितम से परेशान होकर। और शायद इसीलिए, क्योंकि आपके यहाँ इस तरीके से जुल्म सितम हो रहा है, इसीलिए शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कट्टरपंथ है। और इसीलिए कहते हैं कि बैक टू द चैनल, कहीं ना कहीं इसके पीछे बांग्लादेश और आईएसआई का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। वो चीजें आप लोगों की बातों से एस्टेब्लिश होती है बार बार, जब आप नहीं स्वीकार करते हैं इसको। तो देखें, जब से मोदी साहब आए ना, मोदी साहब कहाँ से आए? मोदी साहब आरएसएस ने लाया उन्हें। आरएसएस कौन है? आरएसएस को मैंने पूरा मंशूर पढ़ा है। वो एक हिंदुत्ववाद आप तो आरएसएस के बारे में बात सर, नहीं हमारे कीजिए, हमारे यहाँ मोदी साहब ना 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं अपने। सुनिए, थोड़ी तसल्ली सुनिए। हमारे यहाँ आप मोदी साहब की बात कर रहे हैं ना, मोदी साहब 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। आप अपने एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने कार्यकाल पूरा किया हो। एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने कार्यकाल पूरा किया हो। हमारे यहाँ मोदी साहब 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए और फिर कहिए कि मेरे यहाँ स्थिरता नहीं है। एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए मुझे। जो है वो एक सेकंड, मोदी जी को अभी कुवैत में क्या दिया? कासिफ जी, कुवैत में उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कुवैत जैसे इस्लामिक देश में दिया। के ऊपर क्या जुल्म बात कर करती रहे हैं है। आप? देखिए ना, आपके यहाँ क्या चल रहा है? आपके यहाँ ना आपसे सिख बर्दाश्त होते हैं, ना आपसे मुसलमान बर्दाश्त होते हैं। मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनको सम्मान लेके वापस आते हैं। आपके साथ जो जनता ने किया है, वो भी मोदी तो जी ठीक विदेश किया है। जाते हैं तो वो इंडियन सम्मान प्राइम लेके मिनिस्टर वापस आपके आते साथ हैं। ठीक जब शहबाज शरीफ आप विदेश जाते इंडियन हैं प्राइम तो मिनिस्टर इस ठीक आस में किए। देखे आते हैं कि भाई कितने डॉलर लेके आऊं, कहां से, कुवैत से मिल जाए, यूएई से मिल जाए, चीन से मिल जाए, इसलिए फिर शहबाज शरीफ विदेश जाते हैं। मोदी जी जाते हैं तो सम्मान लेके आते हैं। अपने कार्यकाल में 20 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं उनको। 20 देशों का सर्वोच्च सम्मान, आरएसएस का नाम जिसमें इस्लामिक राष्ट्र भी है। बिल्कुल। जॉर्जी की अभी बात कुवैत सुने। ने दिया, कुवैत ने सर्वोच्च जिसमें सम्मान दिया। इस्लामिक राष्ट्र भी है। सर्वोच्च सम्मान दिया, उनका सिविलियन सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया, वो भी इस्लामिक राष्ट्र है। तो आप तो बात ही मत दीजिए। आप खुद भिखारी है और आतंकवादी पले आप। थोड़ा सा शब्दों को कंट्रोल रखते हैं, थोड़ा सा शब्दों को कंट्रोल रखते हैं, कोई भी हो। जॉर्जी जी बात सुने, आपका जार्जी नहीं, गार्गी है मेरा नाम। चलिए, ऋग्वेदिक पीरियड में बहुत ही विदुषी नारी थी गार्गी, वही नाम है मेरा। उन्होंने वो भी बहुत डिबेट करती थी और मैं भी करती हूँ। बोलिए। और बहुत अच्छा डिबेट करती हैं आप अच्छी गार्गी। डिबेट करती हैं। बात सुने कि जिन ट्रम्प साहब की आप बात कर रहे हैं ना कि 20 जनवरी को वो आके हल्फ लेंगे और उसके बाद बांग्लादेश में ये हो जाएगा, पाकिस्तान में ये हो जाएगा। आप पहले तैयारी करें कि उन्होंने एक लिस्ट तैयार कर रखी है 18,000 भारतीयों को जो इलीगली अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, उनको वो भेजने वाले हैं वापस, तैयारी भर भर के ना वो भेजने वाले हैं। इलीगली तो भारत लोगों में नहीं को भेजा ना। अगर इलीगली गए हैं उनको भेजे, कोई बात नहीं है। क्यों आप किसी भी उनकी स्टेट टेंशन में लें। कोई इलीगली क्यों घुसे? पाकिस्तान की टेंशन हम भी नहीं मानेंगे। सर, ना, हमारे साथ देश में दिक्कत कोई यह है कि illegally हम आए तो अपने दूसरे देश पड़ोसियों में की क्यों टेंशन जाएंगे? लेते हैं। हमारे साथ पता है काशिफ साहब दिक्कत क्या है? ये कह लीजिए कि ये हिंदुस्तानियों का नेचर है कि हम अपने पड़ोसियों की भी बारे में सोचते हैं, दिक्कत लेते हैं। हम बांग्लादेशियों के बारे में भी सोचते हैं, हम पाकिस्तान के उन लोगों के बारे में भी सोचते हैं, बेचारों के बारे में, कि हम तो यहाँ 35-40 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं, वो वहाँ 200 किलो खरीद रहे हैं। हम यहाँ 80-85 रुपए में डीजल डला रहे हैं, वो वहाँ 250 रुपए में डीजल डला रहे हैं। हम उनके बारे में भी सोचते हैं।
हम लेकिन बांग्लादेश आप के बारे में भी सोचते हैं, बारे में- पाकिस्तान के बारे में भी सोचते हैं, अच्छा लेकिन आपकी खासा एक सरकार आपके तरीका बारे में चल नहीं रहा सोचती है। और मोदी साहब वहां पे आके उन्होंने वहां पे जो मुसलमानों के साथ सलूक किया, जो मकबूजा कश्मीर में बस किया, बस बस ये टेप रिकॉर्डर उस घूम के गया साथ आपका, किया। वापस टेप रिकॉर्डर एक ही घूम के टेप- वहीं पे आ हाँ, ये गया, रिकॉर्ड, एक ही वापस घूम गया टेप रिकॉर्ड रिकॉर्डर, क्योंकि है ही नहीं कहने के लिए, है ही नहीं कहने के लिए वो टेप खालिस्तान रिकॉर्डर। बना के आप अगर मेरी बात गलत थी तो काट देते आप कि नहीं भाई, हमारे यहाँ तो हम तो 10 रुपए किलो में आटा देते हैं, हम तो 20 रुपए किलो में पेट्रोल देते हैं, 20 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं है, काटने के लिए नहीं है ना, इसलिए टेप रिकॉर्डर घूम गया। खैर बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है, मैं दोबारा टेप रिकॉर्डर घुमाऊं इसका वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ में जुड़े। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आज की इस बहस में इतना ही। नमस्कार।